हाँ बच्चों, आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रही है। ओके ओके। तो हम आपसे बात कर रहे हैं अगली 5 नंबर की रिएक्शन, जिसका नाम है पोमेरांज फ्रीश अभिक्रिया। पोमेरांज फ्रीश अभिक्रिया, ये जीएमपी की लास्ट 5 मेथड है। पोमेरांज फ्रीश अभिक्रिया, पोमेरांज फ्रीश रिएक्शन। तो देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। तो यहाँ पर एक बेंजिल्डिहाइड लेंगे और उस बेंजिल्डिहाइड की किसी एमिनो एसीटेल के साथ हम रिएक्शन कराकर संघनन करेंगे। तो पहले हम लैंग्वेज देखते हैं, उससे हमें ईच एंड एवरीथिंग चीजें क्लियर होती है। इस अभिक्रिया में बेंजिल्डिहाइड को किसी एमिनो एसीटेल के साथ संघनित करवाते हैं, के साथ संघनित कंडेंसेशन करते हैं और फिर बने हुए उत्पाद का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में चक्रीकरण करते हैं, चक्रीकरण करते हैं। तो रिएक्शन से ये बातें क्लियर होगी कि किस तरीके से हमें यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, चक्रीकरण कैसे करना है। तो देखते हैं रिएक्शन के बेस पे। बेंजेल्डिहाइड सबको पता है, बेंजेल्डिहाइड कैसा होता है। बेंजीन रिंग से CHO जुड़ जाए उसको बेंजेल्डिहाइड कहते हैं। एमिनो एसीटेल, एमिनो बोले तो NH2। एसीटेल, एसीटेल का मीन्स क्या होता है, एसीटेल्डिहाइड से 2 OET यानी कि एस्टर वाले समूह इस तरीके से जुड़ जाए, आपने देखा होगा कभी। OET, ET मीन्स जानते हैं सभी, एथिल होता है। इसका ही नाम क्या है, एमिनो एसीटेल। और ऐसे जैसे लिखा मैंने तो आपका सबका दिमाग चल गया होगा कि यहाँ जल का निष्कासन हो जाएगा। इसको जैसे ही हम गर्म करेंगे, यहाँ से जल का निष्कासन इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से जल निकलेगा तो देखिए प्रोडक्ट किस तरीके से मैनेज होगा। रिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ CH बचा है, C के साथ H बचा है, ये डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ जाएगी, ठीक है। और बाकी क्या बचा हुआ है, CH2। और इस CH2 के साथ क्या है, CH है। और CH से क्या जुड़ा हुआ है, OET। 2 OET यहाँ से जुड़े हुए हैं। जैसे आप इसका जल अपघटन करोगे, जैसे ही आपने इसका क्या कर दिया, जल अपघटन, अगर आप जल अपघटन करते हो तो ये जो OET वाला प्रोडक्ट है, यहाँ से केवल ऑक्सीजन बचेगी और CHO लास्ट में ग्रुप बन जाएगा। मीन्स यहाँ पर
एंट्री इस तरीके से होगी, यहाँ एक हाइड्रोजन है और देखिए यहाँ कोई चेंज नहीं होना, CH डबल बॉन्ड N ऐसे कैसे ही है, यहाँ CH2 है और यहाँ आ जाएगा आपका CHO, क्या बन जाएगा यहाँ CHO डबल बॉन्ड O, यानी एल्डिहाइड। अगर आप इस रिएक्शन को H+ यानी कि इस CHO में ऑक्सीजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके चल जाए और ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला जाए, किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास चला जाए, यानी कि ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। तो देखिए इससे अगली स्ट्रक्चर जो बनेगी वो देखिए कैसे बनेगी, यहाँ रिंग वैसे की वैसी रहेगी, बेंजीन रिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखना यहाँ क्या होगा, यहाँ C के साथ एक तो H जुड़ जाएगा, एक क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा CH2, यहाँ N, ठीक है, यहाँ CH डबल बॉन्ड। अब देखिए अगर आप यहाँ से जल निकाल दे तो क्या होगा, अब जल कैसे निकालोगे, OH यहाँ से निकालोगे और H यहाँ से निकालोगे, ऐसे पानी निकालना है। गर्म करोगे तो गर्म करने पर ये पानी निकलेगा और बन जाएगा आइसोक्यूनोलिन। ये प्रोडक्ट आपका यहाँ से इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन है ही सही और यहाँ C डबल बॉन्ड ऑलरेडी है ही सही, तो इसका ही नाम क्या होता है, आइसोक्यूनोलिन। तो ये पोमेरेंज रास अभिक्रिया, पोमेरेंज फ्रिश अभिक्रिया थी जिससे हमने फाइनल क्या बना लिया, आइसोक्यूनोलिन बना लिया। तो हमने 5 मेथड रखे हैं जिनके द्वारा हमने क्या बनाई है, आइसोक्यूनोलिन का यहाँ पर फॉर्मेशन किया है। क्लियर है? हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया? यस और नॉट? कर लिया सर। ओके, तो ये थी बनाने की विधियां। अब हम बात करेंगे आपसे भौतिक गुण एवं रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले तो बात करते हैं भौतिक गुण की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। इसके भौतिक गुण, एक लाइन के भौतिक गुण है बेटा, ऑफ कर लो ये। तो देखिए यह एक रंगहीन, कलरलेस, यह एक रंगीन ठोस यौगिक होता है। रंगहीन ठोस यौगिक होता है जिसका गलनांक 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके अधिकांश गुण क्यूनोलिन के समान होते हैं। इसके अधिकांश गुण क्यूनोलिन के समान ही होते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी किसके इक्वल है, क्यूनोलिन के इक्वल है। तो बात करते हैं हम इसी बेस पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक अभिक्रियाएं। हम बात करते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस की, रासायनिक अभिक्रियाओं की। रासायनिक अभिक्रियाएं, अब इसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, तो लोन पहली केमिकल रिएक्शन तो सबको पता चल गई होगी कि केमिकल रिएक्शन पहली वाली क्या होनी चाहिए, क्षारीय प्रकृति। सबको पता है क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, तो इसकी पहली रिएक्शन तो कौन सी आएगी, क्षारीय प्रकृति। और आप सबको पता है इसमें पेरिडीन वाली वलय है, तो इसमें डबल बॉन्ड भी मिलते हैं, तो डबल बॉन्ड पर क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इसलिए सेकंड रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, रिडक्शन। तो पहली नेचर बेसिक नेचर है और दूसरी
रिडक्शन है, अपचयन है। तीसरी रिएक्शन आप सबको पता है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ESR। यहाँ पर ESR अभिक्रिया बिल्कुल वैसे की वैसे होगी जैसे अपन ने क्यूनोलिन में पढ़ी थी। और जिस तरीके से ESR हुई है, जिस तरीके से ESR हुई है, वैसे की वैसे यहाँ पर एक रिएक्शन और आएगी NSR, NSR नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एक रिएक्शन होगी ऑक्सीकरण। कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ये टोटल 5 रिएक्शन है, इनका अध्ययन हम यहाँ 1 बाय 1 करते हैं बेटा हो। तो पहली रिएक्शन ये रही क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर। तो देखते हैं इसकी बेसिक नेचर में कौन अटैक करेगा, कौन अटैक नहीं करेगा। देखिए देखिए आप यहाँ पर क्षारीय प्रकृति में हम यहाँ पर बात करते हैं आपसे। तो क्षारीय प्रकृति में हम यहाँ मेथिल आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे और चतुष्क अमोनियम लवण बनाएंगे। यानी कि यह है एल्किल हैलाइड से क्रिया करके, यह है एल्किल हैलाइड से क्रिया करके चतुष्क अमोनियम लवण बनाता है। चतुष्क अमोनियम लवण बनाता है। देखिए रिएक्शन देखते हैं। ये आइसोक्योनोलिन और इसकी अपन ने रिएक्शन करवा दी मेथिल आयोडाइड, एक एल्किल हैलाइड होता है। रिएक्शन पर देखिए नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करेगा, उसके बदले में यहाँ इस नाइट्रोजन के साथ ही ये CH3 जुड़ेगा। ठीक है, इस CH3 पर क्या आएगा? प्लस आएगा और साथ में क्या जुड़ जाएगा? I माइनस। तो ये एक क्या बन गया? चतुष्क अमोनियम लवण, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण का यहाँ फॉर्मेशन हो गया। तो ये इसकी बेसिक नेचर को दिखाने वाली, दर्शाने वाली केमिकल रिएक्शन है। ओके, यहाँ तक नोट कर ले तो बता दीजिएगा। यस, बताइएगा। ओके, सेकेंड रिएक्शन लेके आ रहे हैं और सेकेंड रिएक्शन का नाम है रिडक्शन, अपचयन। दूसरी रिएक्शन अपचयन। लेकिन अपचयन आपको पता है कि अलग अलग तरीके से अपचयन होता है। पहला अपचयन है सोडियम प्लस द्रव अमोनिया द्वारा, इसके द्वारा अपचयन करेंगे। दूसरा अपचयन हम करेंगे टिन प्लस HCl द्वारा, धातु के साथ अम्ल द्वारा अपचयन। और तीसरा अपचयन हम करेंगे लेड द्वारा अपचयन, लेड द्वारा अपचयन। तो देखिए सबके अपचयन पर अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, सबके अपचयन पर अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। देखिए कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेंगे उसकी रिएक्शन हम देखते हैं। जैसे सुनिए, Na प्लस द्रव अमोनिया द्वारा अपचयन करेंगे तो 1,2 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनेगा। यानी कि यह अपचयन पर, यह अपचयन पर 1,2 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनाता है, आइसोक्विनोलिन बनाता है।
सिंपल सी बात है, पहली और दूसरी पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा आइसोक्विनोलिन में, क्योंकि अब चेन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का तो जुड़ना स्वाभाविक है। यानी कि आपको पता है यहाँ डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, यहाँ भी डबल बॉन्ड होता है। लेकिन अगर आपने सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया लिया तो क्या करेगा, ये H2 जोड़ेगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा, और 2 हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेंगे ये पता चल गया, पहली और दूसरी पोजीशन पर जुड़ जाएगा। मीन्स देखिए आप, एक एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन से जुड़ गया और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ गया, और यहाँ ऐसे कैसे रहा, तो इसको बोलेंगे 1,2 डाई हाइड्रो आइसोक्विनोलिन। अगर आपने 10 प्लस HCl द्वारा अपचयन किया तो यह अपचयन पर 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनाता है। अब 4 जगह हाइड्रोजन जुड़ेगा, चार जगह आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। देखिए आप कैसे जोड़ोगे आप, इस पे बेंजीन पे कोई इफेक्ट नहीं आना है, जो भी हाइड्रोजन जोड़ना है 10 प्लस HCl की प्रेजेंस में जोड़ना है, 2H2 जोड़ना है। और देखिए ये हाइड्रोजन एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, एक नाइट्रोजन से जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, ऐसे 4 जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। फिर है पैलेडियम द्वारा अपचयन पर यह ऑक्टाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनाता है। यह अपचयन पर ऑक्टाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनाता है। क्या नाम है मम्मी, क्या नाम है मम्मी? तो पैलेडियम कितना जोड़ देगा, 4H2 जोड़ देगा, और सभी जगह से बंद हट जाएंगे और ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसको बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। यहां तक आप नोट कर ले, ऑक्टाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। यस, हाँ जी, हुआ, रिडक्शन हुआ, अपचयन हुआ। अभी नहीं हुआ सर। हो गया सर। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की रिएक्शन।
तीसरे नंबर की रिएक्शन का नाम है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर जुड़े, वही तो इंपॉर्टेंट है। अगर वो पता चल जाए तो रिएक्शन करना इजी में हो जाता है ASR रिएक्शन को। तो आपको पता है नाइट्रोजन मिलेगा इसमें, और नाइट्रोजन का -I प्रभाव है, तो पेरिडिन वाले इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा किस में फिर, बेंजीन वाले। तो आइसोक्योनोलिन में आइसोक्योनोलिन में नाइट्रोजन के -I प्रभाव के कारण -I प्रभाव के कारण पेरिडिन वाले इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। अतः अधिकांश अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन वाले की स्थिति 5 या 8 पर जुड़ता है। लेकिन ब्रोमीनीकरण व मर्क्यूरीकरण, दो रिएक्शन ऐसी है, मर्क्यूरीकरण की अभिक्रिया है पेरिडिन वाले की स्थिति 4 पर संपन्न होती है। स्थिति 4 पर संपन्न होती है। संपन्न होती है। चलो देखते हैं, रिएक्शन के बेस पे पता चलेगा कौन कौन सी रिएक्शंस आनी है। तो देखते हैं, पहली रिएक्शन नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। तो स्थिति 5 या 8 पर यहाँ नाइट्रेशन होगा, ठीक है ना। नाइट्रेशन रिएक्शन देखते हैं, नाइट्रेशन में क्या होता है। वही आइसोक्योनोलिन नाइट्रिक आयन मिश्रण का यूज करेंगे, वही कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4, कंसंट्रेट HNO3 प्लस नाइट्रिक आयन मिश्रण। तो 5वीं पोजीशन पर NO2 जुड़ेगा और या 8वीं पे जुड़ेगा, दोनों पर भी जुड़ सकता है। देखिए, या तो NO2 5वीं पे जुड़ जाए, 5वीं पोजीशन ये होती है, यानी कि 5 नाइट्रो आइसोक्योनोलिन बन सकता है, या 8 नाइट्रो आइसोक्योनोलिन बन सकता है। इसी की 8वीं पोजीशन जो होती है, देखिए 8वीं पोजीशन ये होती है, तो या तो 5 नाइट्रो आइसोक्योनोलिन बन जाएगा, जिसमें मुख्य 5 होता है, 5 नाइट्रो आइसोक्योनोलिन मेन प्रोडक्ट है ये। और ये क्या है, 8 नाइट्रो आइसोक्योनोलिन। ठीक है, तो ये इस तरह से नाइट्रेशन हो जाएगा बेटा।
सेकेंड रिएक्शन इसमें है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। हम दूसरे रिएक्शन की बात कर लेते हैं, सल्फोनीकरण। आप सबको पता है सल्फोनेशन में SO3H जुड़ता है और H2SO4 या ओलियम या SO3 के साथ यहाँ पर रिएक्शन होती है मोस्टली सल्फोनेशन में। तो हम यहाँ आइसोक्विनोलिन को लिखते हैं। आइसोक्विनोलिन की रिएक्शन हम कर देते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में। कंसंट्रेट ही रहता है H2SO4, जिससे 5वीं और 8वीं पोजीशन पर SO3H जुड़ जाता है। या तो SO3H बेंजीन रिंग की 5वीं पोजीशन पर या बेंजीन रिंग की 8वीं पोजीशन से जुड़ जाएगा। आठवीं पोजीशन से ये 8वीं पोजीशन रही। तो इनके नाम हो जाएंगे आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक अम्ल, आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक अम्ल। और यहाँ क्या हो जाएगा 8 आइसोक्विनोलिन 8 सल्फोनिक अम्ल एसिड। ओके, हाँ जी। तो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन समझ में आया होगा आपको। हाँ जी, नोट कर लिया। यस, हाँ जी बेटा, हो बताइए, अगर नोट किया हो तो बताएं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन का नाम है हेलोजनीकरण। तो मैंने कहा था ना हेलोजनीकरण के बारे में, स्पेशल में ब्रोमीनीकरण के बारे में, कि वो स्थिति 4 पर जाकर ब्रोमीनीकरण होता है। स्थिति 4 पर जाकर क्या होता है, ब्रोमीनीकरण। यानी कि अगर आप आइसोक्लोरीन का ब्रोमीनीकरण करना चाहते हैं तो पिरिडीन वाले पर ही एंट्री हो जाएगी। देखिए, अगर आप ब्रोमीनीकरण करना चाहते हैं, Br2 के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो ये ब्रोमीनीकरण बहुत आसान है और ये चौथे कार्बन से ही Br की एंट्री हो जाएगी। यहाँ से Br ऐड हो जाएगा और बन जाएगा 4 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन। 4 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही एक रिएक्शन और है मरक्यूरीकरण। उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर भी ऐसा ही होना है, मरक्यूरीकरण। यहाँ भी आपको मरकरी रिलेटेड प्रोडक्ट को ऐड करना है, जिसको बोलते हैं मरकरी एसिटॉक्सी। देखिए, ये आइसोक्विनोलिन और यहाँ मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे, जिसका फॉर्मूला आप सबको पता है। Hg से 2 एसिटेट जोड़ देंगे और चौथी पोजीशन से HgOCOCH3 को जोड़ देंगे।
HgOCO3 को आप जोड़ देंगे और बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड भी निकाल सकते हैं। तो नाम हो जाएगा इसका आइसोक्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन और मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट। तो ये आपके थर्ड नंबर की रिएक्शन थी ESR। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम फोर्थ नंबर की रिएक्शन लेते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आपको पता है कि पेरिडीन वलय इलेक्ट्रॉन न्यून थी, तो नाभिक स्नेह का आक्रमण मोस्टली इन्हीं की स्थितियों पर होगा। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो यहां पर प्रतिस्थापन मोस्टली फर्स्ट पोजीशन पर होगा, NSR रिएक्शन। तो आप सबको पता है कि नाइट्रोजन के माइनस आई प्रभाव के कारण, नाइट्रोजन के माइनस आई प्रभाव के कारण पेरिडीन वलय, पेरिडीन वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो जाती है, जिससे नाभिक स्नेही, जिससे नाभिक स्नेही स्थिति वन पर, स्थिति वन पर आक्रमण करता है। आक्रमण करता है, जिसकी प्रमुख अभिक्रिया निम्न है। जिसकी प्रमुख अभिक्रियाएं निम्न है। चलो हम अभिक्रिया देखते हैं वन बाय वन करके। तो पहली अभिक्रिया का नाम सुना होगा आप सबने, चिची-बेबीन अभिक्रिया। पहले भी बताया था मैंने इन अभिक्रियाओं के नाम, क्योंकि जो अपन ने क्यूनोलिन में पढ़ी वो की वही रिएक्शन पढ़ेंगे अपन। चिची-बेबीन, जिसको टस्ची-बेबीन बताया था मैंने, चिची-बेबीन अभिक्रिया, चिची-बेबीन अभिक्रिया। बस इसमें सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, पता हो तो आपको। सोडामाइड के साथ रिएक्शन होती है। देखो कैसे रिएक्शन होती है चिची-बेबीन में, रिएक्शन लेकिन नहीं ओनली इसमें, बस इसमें सोडामाइड NaNH2 के साथ रिएक्शन होती है। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, NH2 माइनस है, तो NH2 माइनस इस पहले कार्बन पर आक्रमण करेगा और बना देगा 1 एमिनो आइसोक्यूनोलिन, 1 एमिनो आइसोक्यूनोलिन का यहाँ फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ NH2 की एंट्री हो जाएगी और नाम हो जाएगा 1 एमिनो आइसोक्यूनोलिन, और इसी का ही नाम है चिची-बेबीन अभिक्रिया। यहाँ तक नोट कर ले सभी। NaNH2 का नाम क्या होता है, सोडामाइड, सोडामाइड। हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया हो तो बता देना। यस, नोट किया। जस्ट टेल मी फास्ट। आपको ये यूनिट अभी फिनिश करनी है, तो नेक्स्ट क्लास और एक और होगी 20 मिनट की, जिसमें यूनिट फिनिश हो जाएगी। तो सभी को एक बार 20 मिनट के लिए रिज्वाइन होना है। यस यस बोलिए। सर भूख लग रही है। जस्ट 20 मिनट्स बेटा। इसी में ही सेकेंड रिएक्शन है,
हाइड्रोक्सिलीकरण। हाइड्रोक्सिलीकरण का मीन्स तो आप समझ गए होंगे, OH ग्रुप की एंट्री करनी है हमको। हाइड्रोक्सिलीकरण, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन में देखिए क्या होना है, बस NaOH के साथ रिएक्शन करवा देना। डायरेक्ट OH की एंट्री नहीं होती, टेम्परेचर देना पड़ता है, 220 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा, OH की एंट्री हो जाएगी। कुछ कंडीशंस प्रोड्यूस करनी होती है तब केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है। तो NaOH डायरेक्टली OH माइनस को ऐड नहीं कर सकता क्योंकि OH माइनस नाभिक नहीं है। तो 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर बच्चों ये रिएक्शन होगी और 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ऐड कर जाएगा फर्स्ट कार्बन पर। इस तरीके से देखिए आप, यहाँ पर OH की एंट्री हो जाएगी और ये 1 हाइड्रोक्सी आइसोक्यूनोलिन बन जाएगा। 1 हाइड्रोक्सी आइसोक्यूनोलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हाइड्रोक्सिलीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट कार्ब धात्विक यौगिकों के साथ क्रिया। कार्ब धात्विक यौगिकों के साथ क्रिया मीन्स अगर आपको यहाँ पर RMgx के साथ रिएक्शन करवानी है तो उसको बोलते हैं रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कार्ब धात्विक यौगिकों के साथ क्रिया, तो देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। इस रिएक्शन में आइसोक्यूनोलिन लेते हैं और उसके रिएक्शन RMgx से करवाएंगे। RMgx, अब RMgx में आप सबको पता है R माइनस होता है, MgX प्लस होता है। तो किसकी एंट्री होनी है, R की एंट्री होनी है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से एंट्री होगी। नाइट्रोजन क्या होता है, माइनस होता है क्योंकि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर ये शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट होते ही नाइट्रोजन पर माइनस आएगा, तो प्लस वाला पार्ट यहाँ से जुड़ जाएगा, प्लस वाला पार्ट यहाँ से जुड़ेगा। देखिए ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, इस वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ से कौन जुड़ेगा, MgRx। RMgx को लिखने का तरीका ऐसे कर दिया। अब R अपने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और जैसे R अपने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये कहाँ जुड़ेगा, जहाँ ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हुआ था तो यहाँ प्लस आ गया था, तो ये R कहाँ जुड़ जाएगा, इस प्लस पे जुड़ जाएगा। यानी कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा। देखिए N के साथ MgX जुड़ गया, N के साथ क्या जुड़ गया, MgX जुड़ गया, लेकिन इस कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ऐसे ही, फिर क्या करोगे, जल अपघटन करोगे, पानी पिलाओगे, तो आपको पता है MgXOH यहाँ से निकल जाता है पानी पिलाते ही। तो MgX यहाँ से निकल जाएगा, MgXH निकलेगा, OH की एंट्री हो जाएगी क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोक्सिलीकरण करेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए N के साथ OH आ गया, यहाँ बॉन्ड है सही, यहाँ R भी है और यहाँ क्या है, H भी है। अब इसको आप गर्म करोगे और यहाँ से निकल जाएगा वाटर, और यहाँ से जैसे वाटर निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड